डियर स्टूडेंट, आपके बेटा यूनिट 8 चैप्टर 15 नाभिकीय भौतिकी चल रहा है। उसमें आपका आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिवता। आपका आज का टॉपिक है बेटा रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो स्वतः ही निरंतर विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनके इस गुण को रेडियो एक्टिवता और निकलने वाली विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। तो बेटा आपका आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिवता। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो स्वतः ही लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात बिना किसी क्रिया के हुए इनके अंदर से स्वयं विकिरण निकलती रहती हैं। और ये जो विकिरण निकलती हैं वो लगातार निकलती हैं। इन पर ताप, दाब, वायु जो भौतिक कारक है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप इस पदार्थ को किसी डब्बे के अंदर, कागज के अंदर लपेट के किसी बॉक्स के अंदर रख दो, उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जमीन के नीचे गाड़ दो, कहीं ले जाओ, कुछ भी करो इनका ये जो गुण है वो नाभिकीय गुण है, नाभिक के कारण है। तो इनकी बनावट, इनके वायु प्रभाव से इस गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है क्या कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो स्वतः ही लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनके इस गुण को रेडियो एक्टिवता और उनसे निकलने वाली विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। दोबारा सुनो बेटा, आप पढ़ रहे हो यूनिट 8, आपका चैप्टर नंबर है 15। आपका आज का टॉपिक जो शुरुआत हुई है वो है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनके इस गुण को रेडियो एक्टिवता और उनसे उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक एल्फा कण या एल्फा किरणें कह सकते हो बेटा आप, दूसरा बीटा किरणें और तीसरा आपका है गामा किरणें। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली जो विकिरण है वो रेडियो एक्टिव विकिरण है। ठीक, एल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। एल्फा किरणें वास्तव में हीलियम का नाभिक है, ये धनावेशित होती हैं। बीटा कण धनावेशित और ऋणावेशित दोनों होते हैं। धनावेशित बीटा कण को पॉजिट्रॉन और ऋणावेशित बीटा कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और गामा कण जो आपके होते हैं मतलब वो विद्युत उदासीन होते हैं, वो एनर्जी का पैकेट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये बात शुरू होती है आपकी रेडियो एक्टिवता की। रेडियो एक्टिवता के लिए पहला जो नियम है इनका वो है आपका रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन नियम। पहला जो नियम है बेटा वो है आपका रदरफोर्ड सोडी का विघटन नियम। रदरफोर्ड सोडी का विघटन नियम, जिसे हम रेडियो एक्टिव विघटन नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आपका रेडियो एक्टिव विघटन नियम। चाहे बेटा आप इसे रदरफोर्ड सोडी का विघटन नियम कह दो, चाहे आप इसे रेडियो एक्टिव विघटन नियम कह दो। ये नियम क्या है आपका? नियम ये है कि रदरफोर्ड सोडी के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, नियम यह है बेटा कि विघटन की दर का मतलब है प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या। विघटन की जो दर है इसका मतलब होता है बेटा प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या, होने वाले नाभिकों की
संख्या, विघटन की दर। इस नियम के अनुसार विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। विघटन की दर अर्थात प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है सक्रिय परमाणुओं की संख्या की। सक्रिय परमाणुओं से बेटा हमारा तात्पर्य यह है कि जो उस समय शेष परमाणु है, जो उस समय शेष नाभिक है, वो जैसे मान लो हमने कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, जब हम रेडियो एक्टिव पदार्थ लेते हैं वो लगातार विघटित होता है। हम जब प्रारंभ में उसे लेते हैं तो वो उसकी प्रारंभिक मात्रा कहलाती है, उसके बाद वो लगातार विघटित होता जाता है। हम जब किसी समय निरीक्षण करते हैं तो उस समय जो शेष बचे हुए होते हैं, जो शेष नाभिकों की संख्या, शेष परमाणुओं की संख्या होती है, उससे हम कहते हैं सक्रिय परमाणु, सक्रिय नाभिक जो शेष बचे हुए हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड सोडी का नियम यह है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन भी है अपने बेटा, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आप तैयार करोगे मेरे संग संग। जैसे हमने ये माना किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने में प्रारंभिक मात्रा एन नॉट है। एन नॉट क्या है? प्रारंभिक मात्रा, जो टी समय बाद, टी आपका समय है, टी समय बाद शेष मात्रा एन है। हमने ये माना किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने में प्रारंभिक मात्रा एन नॉट है बेटा, जो टी समय बाद शेष रह जाती है एन। हम ये मानते हैं कि इसमें डीएन परमाणु या डीएन आप परमाणु भी कह सकते हो बेटा, डीएन आप नाभिक भी कह सकते हो। ठीक है, डीएन नाभिक डीटी समय में विघटित हुए। ये आप जो कर रहे हो बेटा डेरिवेशन, वो रेडियो एक्टिव विघटन के नियम का कर रहे हो। किसका डेरिवेशन कर रहे हो? रेडियो एक्टिव विघटन नियम। आप रेडियो एक्टिव विघटन नियम अर्थात रदरफोर्ड सोडी के विघटन नियम का डेरिवेशन कर रहे हो। आपने क्या करा है? हमने ये माना है कि एन नॉट प्रारंभिक मात्रा है, यानी आपने जो रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया उसमें जो परमाणुओं, जो नाभिकों की संख्या है वो एन नॉट है, जो टी समय बाद कितने रह जाते हैं? एन रह जाते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि डीएन नाभिक डीटी समय में विघटित हुए। डीएन नाभिक डीटी समय में विघटित हुए, इसका मतलब विघटन की दर, विघटन की दर आपकी होगी बेटा क्या? डीएन बटे डीटी। माइनस का चिन्ह संग लगा रहे हैं। माइनस ये बताता है कि समय के साथ नाभिकों की संख्या कम हो रही है। माइनस का चिन्ह संग लगाया है। ऋण का जो चिन्ह है, माइनस का जो चिन्ह है, वो ये बताता है कि नाभिकों की संख्या समय के साथ कम हो रही है। ठीक, नाभिकों की संख्या समय के साथ कम हो रही है। अब रदरफोर्ड सोडी के नियम से, रदरफोर्ड सोडी के नियम से क्या है कि विघटन की दर, विघटन की दर समानुपाती सक्रिय परमाणु। तो विघटन की दर क्या है बेटा आपकी? माइनस का डीएन बटे डीटी। ये समानुपाती किसके होगी? सक्रिय परमाणु की संख्या अर्थात एन के। ये सक्रिय किसकी होगी? सक्रिय परमाणु की संख्या अर्थात एन के। तो यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? ये हम लिख सकते हैं माइनस का डीएन ओवर डीटी बराबर लैम्डा एन। ये जो लैम्डा आ रहा है आपका बेटा, ये आपका एक समानुपाती नियतांक है। जो लैम्डा आ रहा है वो क्या है? समानुपाती नियतांक है। आप यहां लिख सकते हो लैम्डा समानुपाती नियतांक है। इस लैम्डा को हम कहते हैं विघटन स्थिरांक अथवा क्षय नियतांक। लैम्डा को बेटा हम कहते हैं विघटन स्थिरांक।
इसका दूसरा नाम क्षय नियतांक भी है। आप देखो, आप जो कर रहे हो रेडियो एक्टिव विघटन के नियम के लिए डेरिवेशन कर रहे हो, एक रदरफोर्ड सोडी के नियम को गणितीय रूप में व्यक्त कर रहे हो। हमने ये माना है कि एन नॉट प्रारंभिक मात्रा है जो टी समय बाद एन रह जाती है। डीएन नाभिक dt समय में विघटित होते हैं तो विघटन की दर होगी माइनस का dn ओवर dt। आपका ऋण चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ नाभिकों की संख्या कम हो रही है। तो रदरफोर्ड सोडी के नियम से क्या हो जाएगा, विघटन की दर समानुपाती सक्रिय परमाणु माइनस dn ओवर dt प्रोपोर्शनल n। तो माइनस dn ओवर dt बराबर लैम्डा n। ये जो लैम्डा है वो एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम विघटन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब मैं इस समीकरण को थोड़ा सा बदल कर लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा dt। आप देखो मैंने क्या किया, इस dn ये माइनस उधर पहुंचा दिया, dt उधर पहुंचा दिया, n को उधर ले आया। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि अब मैं प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के मध्य इसका समाकलन करूंगा। प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन करने पर, एक प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन करूंगा। जब मैं दोनों पक्षों का समाकलन करूंगा बेटा तो मैंने ये लिखा dn बटे n समाकलन, इधर ये माइनस का लैम्डा dt। बेटा मैंने यहां पर ये लिखा है कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन। तो ये जो समाकलन है इस पर लिमिट लगाएंगे। आप सोचो ये जो समाकलन है वो नाभिकों परमाणुओं की संख्या के लिए हो रहा है और ये समय के लिए हो रहा है। तो प्रारंभ में समय क्या रहा होगा, 0। प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n नॉट और अंत में समय कितना मानते हैं हम t, और अंत में नाभिकों की संख्या क्या थी हमारी n। तो ये जो आपने लिखा है ना प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन, तो यहां पर हम इसका जो दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं वहां पर हम ये देखेंगे प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां क्या हैं। जैसे प्रारंभ में समय है 0 तो प्रारंभ में नाभिकों की संख्या है n नॉट, अंत में समय है t तो अंत में नाभिकों की संख्या है n। ठीक बेटा, अब आप इसका समाकलन करोगे तो कुछ समाकलन में जो जो सूत्र उपयोग होंगे वो मैं आपको साइड में पहले ही एक बार लिखता जा रहा हूं। ठीक है, जैसे समाकलन 1/x dx, तो ये आपका होता है log x और बेस आता है e। समाकलन 1/x dx, इसका जो समाकलन है वो आपका होता है log x और बेस में आता है e। ठीक है, तो यहां पर ये जो है इसका समाकलन क्या होगा, log n बेस में e, और ये आपकी लिमिट आ गई n नॉट से n बराबर माइनस का लैम्डा बाहर आ गया 0 से t dt। माइनस का लैम्डा क्यों बाहर आ गया, क्योंकि समाकलन में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए जैसे x टू द पावर n dx ये आपका, तो इसका समाकलन करने के लिए जो कांस्टेंट होता है वो उसके बाहर लिखा जाता है। ठीक, और समाकलन में अगर dx का समाकलन सीधे सीधे हो तो वो आपका आता है x। dx का जो समाकलन है वो x आता है। समाकलन में एक बात और, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। अगर आपको fx का समाकलन करना है dx, जब आप इसका समाकलन करते हो मान लो उत्तर gx आता है तो आप उस लिमिट को इस तरह से लिखते हो a से b में, और बाद में फिर लिमिट लगाते हैं कैसे, ये अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। देखो ये जो इस डेरिवेशन में समाकलन के जो सूत्र उपयोग हो रहे हैं बेटा उन सूत्रों को लिखा है मैंने। आप देखो एक बार, समाकलन 1/x dx log x होगा जिसका बेस e। अगर समाकलन में सम में कोई नियतांक आ जाए तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। dx का समाकलन अगर करेंगे केवल x होगा। समाकलन a से b fx का आंसर ये कि fx कोई जनरल टर्म है, इसका समाकलन मान लो gx हो रहा है तो जो लिमिट है उसे इस तरह से लिखते हैं फिर, और फिर x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। हम इन्हीं सूत्रों का यहां पर उपयोग कर रहे हैं बेटा। ये हो गया आपका। अब यहां पर देखो ये इस पर लिमिट लगाएंगे तो log बेस e अपर लिमिट माइनस log बेस e लोअर लिमिट।
बराबर माइनस लेमडा और डी टी का हो गया टी, इसकी लिमिट 0 से टी। ठीक है बेटा। अब इससे आगे देखो आप बेटा, इसे आप जानते हो log m माइनस log n, तो इसे हम लिखते हैं log m अपॉन n। लघुगणक, थोड़ा सा इसमें लघुगणक का भी उपयोग हुआ है। log m माइनस log n हो तो उसे हम log m अपॉन लिखते हैं, जबकि बेस सेम रहता है। तो ऐसे ही यहां पर ये log n माइनस log n नॉट है, बेस e है, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं बेटा log बेस e पर n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लेमडा, यहां लिमिट लगा रहा हूं मैं t माइनस 0, तो ये आपका हो गया log बेस e पर n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लेमडा t। ठीक, यहां पर बेटा एक सूत्र का उपयोग और होगा कि log m का मान बेस a पर n हो। यदि log m का मान बेस a पर n हो तो इसका मतलब ये होता है कि a की घात n बराबर m। ये लघुगणक को सामान्य संख्या में बदलने का नियम है कि log m बराबर n हो, जिसका बेस, ये जो बेस है वो a हो। ठीक है, तो हम इसे फिर क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n बराबर m। अब इसी तरह से आप यहां पर देखो log m की जगह आपका n अपॉन n नोट है, बेस e की जगह e है, बराबर में आपका n की जगह है माइनस लेमडा t है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा, n अपॉन n नोट बराबर e टू द पावर माइनस लेमडा t। यहां से ही आ गया n बराबर n नोट e टू द पावर माइनस लेमडा t, और ये रदरफोर्ड-सोडी के नियम का गणितीय रूप है। दोबारा देखो बेटा, एक बार पूरी बात सुनो दोबारा। आपने रेडियो एक्टिवता पढ़ी। रेडियो एक्टिवता क्या है? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनसे उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण और उनके इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो विकिरण निकलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अब आप पढ़ रहे हो रदरफोर्ड-सोडी का नियम, अर्थात रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। रदरफोर्ड-सोडी का नियम क्या है आपका बेटा? रदरफोर्ड-सोडी का नियम यह है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर अर्थात प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, आपने ये माना था अपने कि प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n नोट है, जो t समय बाद n रह जाती है, और dn नाभिक dt समय में विघटित होते हैं। तो आपके विघटन की दर माइनस dn ओवर dt समानुपाती आई थी n के, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाती है तो वहां नियतांक आता है लैम्डा, जिसे हम विघटन स्थिरांक कहते हैं। और फिर जब हम इसे बदल के लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा dt। अब हम इसका प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में समाकलन कर देते हैं। हम दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, हमने ये समाकलन किया। प्रारंभिक और अंतिम का मतलब प्रारंभिक समय कितना रहा होगा, 0। तो प्रारंभिक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने में नाभिकों की संख्या n नोट, t समय बाद यानी अंतिम समय अगर हम t माने उसका, हमने t समय तक देखा तो नाभिकों की संख्या n शेष थी। अब हम यहां पर दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। 1 अपॉन n का समाकलन log n माइनस लेमडा बाहर आ गया, ये dt log n माइनस n नोट माइनस लेमडा, ये इसे आपने खोल दिया, ये आपका बन गया log n अपॉन n नोट बराबर माइनस लेमडा टी। यहां से log हटा दिया आपका, तो ये आ गया फाइनली n इज इक्वल टू n नोट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये आपका रदरफोर्ड-सोडी के नियम का गणितीय रूप है, अर्थात रेडियो एक्टिव विघटन का गणितीय रूप है। यहां पर देखो हम नाभिकों की संख्या और समय के मध्य वक्र भी बनाएंगे। नाभिकों की संख्या और समय के मध्य वक्र बनाएंगे बेटा। ये मैंने आपके लिए इस सवाल में, इस फॉर्मूले में जो समाकलन के सूत्र उपयोग हुए थे वो लिखिए, एक बार दोबारा देख लो। समाकलन 1 अपॉन x dx log x, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो बाहर,
केवल dx हो तो उसका x, fx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो gx a टू b gb माइनस ga। लॉग के दो फॉर्मूले लगे, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, और लॉग को अगर हटाना हो तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, देखो जो मैथ वाली स्ट्रीम के उन्हें तो ये बहुत नॉर्मल लग रहे होंगे, बायो वाले बेटा आपने भी 11th के फंडामेंटल फिजिक्स में ये पढ़े। ठीक है, अब हम अविघटित नाभिकों की संख्या और समय के बीच वक्र बनाते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, हम एक्स अक्ष पर समय व्यवस्था दिखाएंगे और वाई अक्ष पर अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या। देखो जीरो जब समय है तो अविघटित नाभिकों की संख्या n नॉट है आपकी। जब जीरो समय है तो अविघटित नाभिकों की संख्या n नॉट है, लेकिन विघटन के बाद जो बचती है वो n है। आप यहां से देखो n और t का जो समय है वो एक्सपोनेंशियल चर घातांक e पर निर्भर कर रहा है, तो यहां जो ग्राफ आएगा वो e वाला आएगा और वो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है ये यहां नीचे जाकर मिलता नहीं है। ये ग्राफ आप इससे टच नहीं कराओगे क्योंकि नाभिकों की संख्या विघटित होती है, कम होती जाती है, लेकिन शून्य होने में अनंत समय माना जाता है। नाभिकों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन कम होने के बाद उसे शून्य होने में हम ये मानते हैं अनंत समय लगता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे अपना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अर्ध आयु। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ध आयु। आपका बेटा अगला टॉपिक है अर्ध आयु। अर्धायु हाफ लाइफ। अर्धायु का मतलब क्या है? जैसे देखो इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है साफ साफ कि अर्धायु अर्थात कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस समय अंतराल को हम अर्धायु काल कहते हैं। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस समय अंतराल को हम अर्धायु कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कहते हैं। अर्धायु को हम टी हाफ, कैपिटल टी सरफेस में हाफ लिख के व्यक्त करते हैं। ठीक है, कई कई जगह केवल कैपिटल टी भी लिखा होता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग बेटा टी हाफ से व्यक्त करते हैं। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे अर्धायु कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो अर्धायु के लिए व्यंजक। अर्धायु के व्यंजक के लिए देखो हम जानते हैं रेडियो एक्टिव विघटन नियम से, रेडियो एक्टिव विघटन नियम से आपने अभी अभी ये निकाला था कि n बराबर n नॉट ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अर्धायु हो, अर्धायु की स्थिति में, अर्धायु की स्थिति में जो समय होता है उसे हम टी हाफ कहते हैं, और जो शेष नाभिकों की संख्या होती है वो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की आधी होती है। आपने अभी अभी अर्धायु की परिभाषा पढ़ी। अर्धायु की परिभाषा है कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस समय अंतराल को हम अर्धायु कहते हैं। अर्धायु को टी हाफ से व्यक्त करते हैं। आप जानते हो रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। अर्धायु की स्थिति में क्या होता है? t का मान टी हाफ हो जाएगा और n का मान n नॉट बाई 2 हो जाएगा। ये मान आप इस समीकरण नंबर 1 में लगा दो। यह मान समीकरण 1 में लगाने पर लगाओ बेटा, तो n की जगह आप लिखोगे n नॉट बटे 2 बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। n नॉट से n नॉट आपका कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आपका हो गया 1/2 बराबर
e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। माइनस खत्म करने के लिए मैं इसे अपॉन में करके लिख दूं तो 1 अपॉन ई लैम्डा टी हाफ। दोनों को ऊपर ले जाऊं तो 2 बराबर e टू द पावर लैम्डा टी हाफ। ठीक है, आपने अभी अभी लॉग का एक फॉर्मूला देखा था कि लॉग m बेस a पर n का अनुमान था, तो e टू द पावर n बराबर m लिखते हैं। अब इसी हिसाब से मैं अगर इसे लॉग में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका लॉग 2 बेस e बराबर लैम्डा टी हाफ। तो यहां से आपका टी हाफ यानी अर्धायु का फॉर्मूला आ गया बेटा कि लॉग 2 बेस e बटे लैम्डा। यहां से आपके अर्धायु का व्यंजक आ गया कि टी हाफ बराबर लॉग 2 बेस e अपॉन में लैम्डा। ठीक है, दोबारा देखो आप एक बार, आप अर्धायु के लिए व्यंजक निकाल रहे हो, आप रेडियो एक्टिव विघटन के नियम n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी को लेकर चले। अर्धायु की स्थिति में समय t बराबर क्या हो जाएगा टी हाफ और n बराबर क्या हो जाएगा n नॉट बाई 2। ये दोनों मान आप ऊपर रख दो, n की जगह n नॉट बाई 2, ठीक है, रख दिया आपने, और t की जगह टी हाफ। तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, आपका जो बच्चा वो ये रहा 1/2 बराबर e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। ठीक है, इस माइनस लैम्डा टी हाफ को नीचे ले आओगे तो प्लस का लैम्डा टी हाफ, तो 2 बराबर e टू द पावर लैम्डा टी हाफ। यहां से log 2 का मान क्या हो गया बेस e पर लैम्डा टी हाफ। log हटा दिया हमने इस अपने फॉर्मूले से, तो ये हमारा हो गया टी हाफ बराबर log 2 बेस e अपॉन लैम्डा। log 2 का बेस e पर मान, log 2 का बेस e पर मान 0.693 होता है। log 2 का बेस e पर जो मान है वो 0.693 होता है। तो इसका मतलब आपका ये जो टी हाफ है इसे हम कह सकते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा, 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये आपके अर्धायु के लिए व्यंजक आ गया 0.693 अपॉन लैम्डा, ये आपके लिए अर्धायु काल के लिए व्यंजक आ गया। ठीक है, अब हम अर्धायु काल के लिए समय और अविघटित नाभिकों की संख्या के बीच वक्र बनाएंगे। हम अर्धायु काल में समय और अविघटित नाभिकों की संख्या के बीच में वक्र बनाएंगे। ये एक्स अक्ष आपका, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर मैं समय दिखा रहा हूं, मेरा समय स्मॉल टी है। ठीक है, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से दिखा रहा हूं। देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि ये 0, यहां जाके किसी रेडिएटिव पदार्थ का एक अर्धायु काल पूरा हो रहा है तो टी हाफ, यहां पर रेडियोएक्टिव पदार्थ का 2 अर्धायु काल पूरे हैं 2 टी हाफ, यहां उसके 3 अर्धायु काल पूरे हो रहे हैं 3 टी हाफ, 4 टी हाफ। इस तरह से आपके ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मान लो ये उसका 5 टी हाफ है। अब आप एक बार गौर करो, यहां पर मैं दिखाऊंगा अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या। ठीक है, जिसे हम n कहते हैं। जब 0 समय होगा तो नाभिकों की संख्या कितनी होगी? जब 0 समय होगा बेटा तो नाभिकों की, अविघटित नाभिकों की संख्या आपकी होगी n0। बेटा आप लोग जब इस ग्राफ को बनाएं अपनी कॉपी पर, जैसे आपकी लाइन वाली कॉपी है, तो आप एक काम करना, जब ये एक्स अक्ष बना दिया, वाई अक्ष बना दिया, वाई अक्ष पर जो n0 लिखो वो आप यहां से ऐसे मानो लगभग 16 लाइन छोड़ के लिखना। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा संग संग। आप जब इसे n0 को लिखोगे तो 16 लाइन छोड़कर लिखना। ठीक है, 16 लाइन पर निशान लगाना कि n0 है, या फिर आप अगर प्लेन स्केल में बना रहे हो तो कोई भी एक लंबाई लेके निकालना। ठीक है, क्योंकि अब हम अगला जो निशान लगाएंगे, अगर हम लाइनों के हिसाब से लगा रहे हैं तो मैं इसे लगाऊंगा इसकी आधी दूरी पर, n0 पर, n0/2। ये कितने रह गए? आधे। आप अब ये जो निशान है वो 16 के आधे 8 लाइनों पर लगाओगे। अगर आपने दूरी पैमाने से नाप के लिए तो उसकी आधी लाइनों पर लगाओगे। क्यों? क्योंकि जब एक अर्धायु काल बीत जाएगा
ये एक अर्धायु काल बीत गया तो नाभिकों की संख्या अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी, अर्थात बिंदु आपका ये आएगा। आपने प्रारंभ में जो नाभिकों की संख्या ली है वो यहां से यहां तक एन नोट लिए, यानी 0 समय पर एन नोट नाभिक है। लेकिन जब उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का बेटा एक अर्धायु काल बीत जाएगा तो वो यहां पहुंचेगा एक अर्धायु काल में, और नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी। तो अगर आपने इसे लाइनों के हिसाब से लिया, मान लो 16 लाइन लिया एग्जाम्पल, तो आप इसे 8 लाइन पे लगाओगे, आपने जिस दूरी पे लिया उससे इसकी आधी दूरी पे लगाओगे, एक अर्धायु काल हो गया। अब जब एक अर्धायु काल और बीतेगा तो ये इसका भी आधा रह जाएगा कि 16 लाइन का 8 था, ये 8 की रहेगी आपकी 4 लाइन है, आपने जो दूरी ली है उसकी आधी दूरी, और ये होगा एन नोट बाई 4, और ये एन नोट बाई 4 आपका किसका हो गया? 2p हाफ का। अब आपका ग्राफ ये आ गया, ठीक है, क्योंकि एक अर्धायु काल और बीत गया, हम अर्धायु काल के लिए ग्राफ बना रहे हैं। अगर एक अर्धायु काल और बीत जाए तो ये यहां पहुंचेगा। अब ये जो दूरी पहले 16 थी, ये 8 हुई, ये 4, ये 16 थी, 8 हुई, ये 4 हुई, अब ये रह जाएगी 2 पे, या फिर आपकी ये जो दूरी है उसका आधा एन नोट बाई 8, और अब आपके बेटा जो अर्धायु काल है वो कितने हो गए? 3 अर्धायु काल पूरे हो गए। पहले अर्धायु काल में ये आधी रह गई, दूसरे अर्धायु काल में चौथाई, उसका और अर्धायु काल लगा तो 8वां हिस्सा रह गया। अब अगला अर्धायु काल होगा तो ये कितना रह जाएगा? ये आपका यहाँ का आधा। अगर आप लाइनों के हिसाब से चल रहे हैं तो एक लाइन पर लिखेंगे एन नोट बाई 16, और दूरी के हिसाब से चल रहे हैं तो आप उस हिसाब से दूरी को आधा करेंगे, और ये आगे हो बिंदु, ठीक है, क्योंकि आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो अर्धायु के लिए बना रहे हैं। और आपको ध्यान है अर्धायु की परिभाषा हमारी क्या थी? अर्धायु की हमारी परिभाषा ये है कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस समय अंतराल को हम उसकी अर्धायु कहते हैं। हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो समय और अविघटित नाभिकों की संख्या के लिए बना रहे हैं। तो 0 समय पर अविघटित नाभिकों की संख्या एन नोट, एक अर्धायु काल के बाद नाभिकों की संख्या कितनी रहेगी? आधी, यानी एन नोट बाई 2, 2 अर्धायु काल के बाद उसकी भी आधी तो एन नोट बाई 4, 3 के बाद उसकी भी आधी तो एन नोट बाई 8, 4 के बाद उसकी भी आधी एन नोट बाई 16, और आगे बढ़ेंगे ऐसे ही कम होती चली जाएंगी। अब इन सारे बिंदुओं को आप मिलाओ, जब आप बेटा इन बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको ग्राफ का जो रूप है वो वही मिलेगा जो आपका चरघातांक वाला आया था, ठीक है, ये आपका ग्राफ आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना ये यहां पर टच नहीं होगा, तो यहां टच होने का मतलब ही नाभिकों की संख्या शून्य होगी, नाभिकों की संख्या शून्य नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? इसके बाद आपको एक नोट तैयार करना है अर्धायु के लिए, आपको अर्धायु के लिए एक नोट तैयार करना है। नोट क्या है कि आपने अभी अर्धायु काल जो पढ़ा उसमें n अपॉन n नोट बराबर 1/2 की पावर स्मॉल n होता है। अब यहां पर ये सब है क्या क्या? n नोट है आपकी प्रारंभिक स्थिति में नाभिकों की संख्या, n है आपकी शेष नाभिकों की संख्या, और स्मॉल n आपका होता है अर्ध आयु कालों की संख्या, अर्ध आयु कालों की संख्या, ठीक है। अब ये अर्धायु कालों की संख्या कैसे निकलेगी? अर्धायु कालों की संख्या निकालने के लिए कुल समय t में अर्धायु काल का भाग दे देते हैं। यहां t आपका कुल समय है और t हाफ जो है वो आपका अर्धायु काल है, अर्ध आयु काल, ठीक। आपको अर्धायु के संबंधित में एक नोट याद करना बेटा, n अपॉन n नोट इज इक्वल टू 1/2 की पावर